Hello friends, good morning. This is your educator Satan Gupta and I welcome you all to एग्जाम शाला। सो हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट 3 में आ चुके हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। कल हमने कुछ पैसेजेस डिस्कस किए थे और हमने देखा था कैसे एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग बदल जाता है एक अलग सेंटेंस में जाके। कॉन्टेक्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी थी। पिछला वीडियो जरूर जाके देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने सारी लेटेस्ट न्यूज़ से डिस्कस किया था और आपको पैसेज समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोबारा बोलता हूँ कि देखिए, बेसिक ग्रामर आपकी अगर अच्छी है और आप रीडिंग करते हो, आप इंग्लिश सेक्शन में कभी भी फेल नहीं होगे। इवन 15-16 मार्क्स तक आराम से आ जाते हैं। तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। एक पैसेज है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ये पैसेज मैंने कल आपको दिया था, अब हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने है प्रैक्टिस सेट 1। आप हमको हमारे एग्जामशाला इंडिया के फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे ज्वाइन कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपके डाउट्स हैं, आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1 देख लेते हैं। और आपके सामने रहा कल का जो पैसेज मैंने आपको दिया था। मैं पहले इसको पढ़ूंगा ध्यान से, फिर उसके बाद समझेंगे। आप भी इसे ध्यान से पढ़िएगा, मैं इसे कनेक्ट करते हुए बताऊंगा, ठीक है। तो आप जरा देखें, अगर आई होप आपने ये सॉल्व जरूर किया है। तो जैसे लिखा है द इंटरव्यू मे बी कंडक्टेड बाय लेटर एंड बाय टेलीफोन। तो मतलब यहाँ पे एक इंटरव्यू की बात करी जा रही है और कहा जा रहा है कि इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है लेटर से, पत्र के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा, कॉमा एज वेल एज। देखिए राइटिंग को ना थोड़ा ध्यान दिया करो, कॉमा लगता है तो कैसी चीजें आती हैं। इज माई पॉइंट क्लियर। जैसे थोड़ी बहुत अगर ग्रामर की बात कर ली जाए तो अगर बाई लग रहा है तो ऑफकोर्स वो एक मीडियम के बारे में बात कर रहा होगा। जैसे यहाँ प्रपोजिशन है, यहाँ एज और एज आया तो इसके बीच में हमेशा क्या आता है बताओ, एक एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देना है। एज वेल एज इन पर्सन, ठीक है। आगे आए लेटर एंड टेलीफोन इंटरव्यूज आर लेस सेटिस्फैक्टरी। अब यहाँ पे कहना क्या चाहता है, देखो अगर ऐसे पैसेज पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं आगे की लाइन थोड़ी थोड़ी समझ में जाती है। बहुत टफ नहीं है, मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने बोला कई सेक्शंस रखने हैं। सो लेटर एंड टेलीफोन इंटरव्यूज आर लेस सेटिस्फैक्टरी कहने का मतलब क्या है, इसके दो मतलब निकल सकते हैं। एक जो डायरेक्टली अगर आप ट्रांसलेट करो कि जो हमारे पत्र और टेलीफोन इंटरव्यूज होते हैं वो कम सेटिस्फैक्टरी होते हैं, कम संतुष्टि देते हैं, मतलब संतुष्टि नहीं देते, है ना। कल याद हो यट टू कम वाला मैंने एक पार्ट आपको समझाया था। इसी तरीके से आगे बढ़े लिखा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इंडिविजुअल। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब आप किसी व्यक्ति के सामने बैठे हैं। एंड अ फेस टू फेस रिलेशनशिप, ठीक है, ऑफन प्रोवाइड्स अ स्टिमुलेटिंग सिचुएशन फॉर बोथ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। अब यहाँ पे बात आती है कि ये कहना क्या चाहता है, तो समझने की कोशिश करिएगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, विद एन इंडिविजुअल मतलब मान लो एक पर्सन मैं हूं, मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं और मेरे सामने एक पर्सन बैठा है, ठीक है, इसलिए लिखा है एन इंडिविजुअल, ओके। एंड फेस टू फेस रिलेशनशिप, जब आप किसी के आमने सामने बैठते हो और एक जो रिलेशनशिप होती है वो अक्सर प्रोवाइड करती है, देती है अ स्टिमुलेटिंग सिचुएशन। स्टिमुलेटिंग मतलब होता है मेकिंग यू फील मोर एक्टिव एंड हेल्दी, ठीक है। जब आप किसी के सामने खड़े होते हो तो आपकी रियल सिचुएशन समझ में आती है। अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करी जाए तो टेलीफोन के पीछे, जैसे मान लो कि एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो अक्सर होता है कि ऊपर कोट पहन लिया और नीचे से हाफ पैंट पहन के बैठे हैं। तो यहाँ पे स्टिमुलेटिंग सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट है कि ये ज्यादा एक्टिव और हेल्दी दिखाता है, ठीक है। हेल्दी मतलब यहाँ हेल्थ से बस नहीं है, हेल्दी मतलब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन से है। फॉर बोथ, दोनों के लिए, किसके लिए, इंटरव्यू देने वाले के लिए और इंटरव्यू जो दे रहा है, ठीक है, देने वाले के लिए और लेने वाले के लिए। आगे आया पर्सनल रिएक्शन एंड इंटरेक्शन, ओके। अब मुझे नहीं लगता इसकी स्पेलिंग जानने की या मीनिंग जानने की जरूरत है। सो पर्सनल रिएक्शन एंड इंटरेक्शन एड। एड मतलब क्या होता है, वैसे देखो एड मतलब होता है देना, डालना। यहां पे क्या होगा, एड नॉट ओनली इन रैपोर्ट बट ऑल्सो इन ऑब्टेनिंग न्यूएंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय द रिएक्शन विच आर मोर फुली ऑब्जर्व इन अ फेस टू फेस रिलेशनशिप। अब थोड़ा सा इसकी ग्रामर को भी समझने की कोशिश करेगा, ये जरूरी है, और बेसिक ग्रामर है, बहुत हाई प्रोफाइल ग्रामर नहीं है। सबसे पहले तो जाने की जो पर्सनल रिएक्शन है, ठीक है, और इंटरेक्शन है, ठीक है, मेलजोल, ऐड करता है, देता है या जोड़ता है, नॉट ओनली इन रैपोर्ट। रैपोर्ट क्या होता है, सी ये रिपोर्ट नहीं है, यही बच्चा कंफ्यूज होता है। रैपोर्ट मतलब होता है अ फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड वन अनदर वेरी वेल, ठीक है। एक ऐसी रिलेशनशिप, एक ऐसी दोस्ती
जिसमें लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, नॉट ओनली इन रिपोर्ट बट ऑल्सो इन ऑब्टेनिंग नुएंस। नुएंस क्या होता है, देखिए नुएंसेस या नुएंस की बात करी जाए तो इसका मतलब होता है वेरी स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग, मतलब दो शब्द हैं और उनमें डिफरेंस बहुत कम है, जैसे अगर कैन और मे की बात कर ली जाए, ठीक है, या फिर उसके साउंड में डिफरेंस होता है। ये बात को याद रखना, मैंने आपको पहली क्लास जब ली थी तब आपको मैंने साउंड के बारे में काफी कुछ बताया था, ठीक है। ऑब्टेनिंग नुएंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय द रिएक्शन विच आर मोर। अब देखिए इंफॉर्मेशन बाय द रिएक्शन, अब रिएक्शन जो दे रहा होगा, ठीक है, विच आर मोर, अब ये विच आर मोर क्या है, ऑफकोर्स ये पर्सनल रिएक्शन और इंटरेक्शन की भी बात कर रहा होगा, है ना, कि और किसी की बात करोगा, सोचो, विच आर मोर फुली ऑब्जर्व इन फेस टू फेस रिलेशनशिप। तो सीधी सी बात है, जो रिएक्शन इंटरेक्शन है वो किसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, फेस टू फेस रिलेशनशिप में ही कर सकते हैं। यहां तक बात क्या निकल के आई, अगर सिर्फ इतने यहां से द इंटरव्यू से लेकर के रिलेशनशिप की बात करी जाए कि भाई इंटरव्यू आपके टेलीफोन से हो सकते हैं, लेटर से भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन ये कम सेटिस्फैक्टरी है। जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसी इंडिविजुअल से या फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है, वो हमें प्रोवाइड करती है एक स्टिमुलेटिंग सिचुएशन को, वेरी एक्टिव और हेल्दी, जो हम किसी तरीके से समझते हैं, ठीक है, या कन्वर्सेशन होता है फॉर बोथ इंटरव्यू एंड इंटरव्यू, मतलब देने वाला और लेने वाला। पर्सनल रिएक्शन और इंटरेक्शन सिर्फ रिपोर्ट नहीं देता, जबकि ऑब्टेन करता है नुएंसेस को, नुएंसेस मैंने बताया साउंड या वेरी स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है बाय द रिएक्शन, ठीक है, विच आर मोर ऑब्जर्व इन फेस टू फेस रिलेशनशिप। यहां तक बात समझ में आ गई। देखिए कल भी मैंने एक बात बताई थी कि जरूरी नहीं है पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके बैठे, आप उसको बेसिकली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके भी चीजों को देख सकते हैं। मैं इसके क्वेश्चंस में इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कल आपको डायरेक्टली दिया था, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे आते हैं, लिखा है एडिक्वेट प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू इज मस्ट, ठीक है, एडिक्वेट मतलब क्या होता है, पर्याप्त, प्रिपरेशन जो आप अपनी तैयारी करते हैं, फॉर द इंटरव्यू इज मस्ट। वैसे देखो मस्ट एक मॉडल वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल लगा है तो ऑफकोर्स ये मस्ट एक नाउन का काम कर रहा होगा, ठीक है। यही कंफ्यूजन है जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है और हाफ नहीं है, वो यही गलती करता है, वो नहीं समझ पाता मस्ट है, मस्ट क्या है भाई, वो वर्ब के तौर पे काम हो रहा है या वो नाउन के तौर पे काम हो रहा है, ये जानना जरूरी है। केयरफुल प्लानिंग सेव्स, अब देखिए केयरफुल प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ कोर्स आपकी कौन सी नाउन है, आप देखें तो अनकाउंटेबल नाउन है, और वैसे भी प्लानिंग की बात करिए तो प्लानिंग एक वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ पे केयरफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है और फिर आगे सेव्स लगा, अनकाउंटेबल का सिंगुलर वर्ब आती है। नॉट ओनली टाइम, सिर्फ समय नहीं बचाती लेकिन एनर्जी भी बचाती है, दोनों ही पार्टी का जो उसमें कंसर्न है, बोथ पार्टी कंसर्न। द इंटरव्यू इज यूज टू ऑब्टेन फैक्ट, क्या करता है, फैक्ट्स को ऑब्टेन करता है, और सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब बेस्ड ऑन योर ओन आइडिया एंड ओपिनियन, जो आपका खुद का एक ओपिनियन होता है, सच एज इंडिविजुअल ओपिनियन, जो आपका खुद का एक ओपिनियन है, आपका जो एटीट्यूड है। अच्छा कोई मुझे बताएगा एटीट्यूड, एरोगेंस और ईगो में क्या डिफरेंस है, कमेंट सेक्शन में बताइए, एटीट्यूड एरोगेंस में क्या डिफरेंस है। आगे देखिए कॉमा लगा है, कल भी मैंने कॉमा समझाया था। अब एक यहां पे आया सब्जेक्टिव डेटा सच एज इंडिविजुअल ओपिनियन एंड एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस, ओके, चलिए कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, कहाँ जॉब करना चाहता है, सच एज मेरी जब पहली जॉब लगी थी 2015 में तो मैं चाहता था मुझे नोएडा मिले और मुझको गुड़गांव दे रहे थे, तो ऐसा प्रेफरेंस की बात आ जाती है, सैलरी की बात आ जाती है, ऐसी चीजें। इंटरव्यूज आर यूज्ड टू चेक ऑन क्वेश्चनियर, ठीक है, इंटरव्यू क्या करता है, आर यूज्ड टू चेक ऑन क्वेश्चनियर विच मे हैव बीन यूज्ड टू ऑब्टेन डेटा, ठीक है, जो क्या करते हैं, मे हैव बीन यूज्ड, जिनको यूज किया जा सकता है किसको, डेटा ऑब्टेन करने में, और when a problem being investigated it complex, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम को जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और when the information needed to solve it, ठीक है, it cannot be secured easily in another by way people will often give information orally but will not put in writing। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे इसने क्या बोला, इंटरव्यूज आर यूज टू चेक ऑन क्वेश्चनियर, ठीक है, क्वेश्चनियर के में यूज किए जाते हैं, विच मे हैव बीन यूज टू ऑब्टेन डेटा, जो कि डेटा को ऑब्टेन करने में, सुरक्षित रखने में किए जाते हैं, और व्हेन अ प्रॉब्लम इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इज कॉम्प्लेक्स, या जो प्रॉब्लम जिसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स है, और मतलब देखो अभी उसी आइडिया को आगे बढ़ा रहा है, when the information needed, जो कि इंफॉर्मेशन सूचना जरूरत है, to solve it cannot be secured, सॉल्व करने के लिए वो सिक्योर्ड नहीं की जा सकती, इजिली इन अनदर वे, आसानी से दूसरे तरीके में। पीपल विल ऑफन गिव इन्फॉर्मेशन, लोग अक्सर इन्फॉर्मेशन देते हैं ओरली, ओरली मतलब जबानी तौर पे, कहां पे, ऑफ कोर्स कि कौन से इंटरव्यू में, नॉर्मली जो आप टेलीफोन वगैरह पे करते हो ओरली, बट विल नॉट पुट इन राइटिंग, ठीक है, मतलब वो लिखित में नहीं देंगे, ये है।
देखो मैं एक बात बताता हूँ, कई बार एक प्रॉब्लम आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते समय कि लोगों के सामने जो डेटा रखा जाता है वो अपनी पर्सनल लाइफ से या किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से जोड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। आपके पास जो भी पैसेज आ रहा है उसको आपको बहुत अच्छे से सिर्फ समझना है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसी के हिसाब से। आप उसे पर्सनल लाइफ में नहीं जोड़ सकते कि नहीं सर वो ओरली भी तो डेटा लेते हैं, वो मेल कराते हैं। नहीं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी पे चलना, और यहीं पे समस्या आती है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द इंटेंशन ऑफ द राइटर ऑफ दिस पैसेज इज टू। अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन को देखिए लिखा है वॉर्न द रीडर अगेंस्ट कंडक्टिंग इंटरव्यूज। ठीक है, कि मतलब वो रीडर को वॉर्न कर रहा है। इंस्ट्रक्ट पीपल ऑन द बेस्ट मीन्स ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू, लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑन द बेस्ट मीन जो सबसे अच्छा मीनिंग हो सकता है इंटरव्यू कंडक्ट करने का। टेल पीपल हाउ टू मेक फ्रेंड्स विद इंटरव्यू। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं करी जा रही। ऑफ कोर्स यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करने की बात है। और फिर एडवाइस पीपल ऑन यूज ऑफ लेटर एंड टेलीफोन। और यहाँ पे देखो उसने मेन मीडियम पे बात करी थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, आप पैसेज को अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो मैंने बाई का यूज किया था पैसेज पे। देखिए यहाँ पे लिखा है बाई टेलीफोन, तो कोई मीडियम की बात कर रहा होगा। और यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में कहीं पे भी मीडियम की बात नहीं है, यहाँ तो यूज पे ले आया, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा और चौथा गलत हुआ। अब पहले और दूसरे में अगर बात करी जाए तो देखिए उसने ना इंस्ट्रक्ट किया है, वॉर्न नहीं किया। वॉर्न मतलब धमकी देना होता है, और इस पूरे पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं है। ये सजेशन पे चल रहे हैं कैसी चीजें होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हमारा यह सेकंड ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चन को पकड़ो। एक छोटा सा वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ऊपर भी इंटरव्यू कंडक्ट करने की बात है, नीचे भी, और यहाँ पे बेस्ट मीन की बात करी जा रही है। उसने मीडियम्स की बात करी थी ना। अगला है अकॉर्डिंग टू द ऑथर द बेस्ट वे टू कंडक्ट इंटरव्यू इज। बेस्ट वे क्या है इंटरव्यू को कंडक्ट करने का? देखते हैं। टू टॉक टू द इंटरव्यूज ओवर टेलीफोन, ऐसा उसने नहीं बोला, उसने बोला है लेस सेटिस्फैक्ट्री, तो ये गलत हो गया। टू राइट लेटर्स टू द इंटरव्यूज, अगेन लेस सेटिस्फैक्ट्री, पहली लाइन में दिया था। टू ऑब्जर्व द इंटरव्यूज फ्रॉम अ डिस्टेंस, ऐसा तो नहीं है कि भाई हम ऑब्जर्व करेंगे बैठ के। टू हैव अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद द इंटरव्यू। आप याद करिए पैसेज में आपसे क्या बोला गया है, इस पैसेज को दोबारा देखो। देखिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इंडिविजुअल एंड फेस टू फेस रिलेशनशिप ऑफन प्रोवाइड अ स्टिमुलेटिंग सिचुएशन फॉर बोथ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। बहुत आसान है, मुझे पता है आप लोग कर रहे होगे, बट मैं चाहता हूं टैकल करो, ऑप्शन को रिमूव करना भी सीखो। अगला देखिए, इफ आई वॉन्ट टू इंटरव्यू समवन, अगर मैं किसी को इंटरव्यू करना चाहता हूं तो क्या जरूरी है? ऑल आई नीड टू डू इज टू जस्ट ड्रॉप इन एंड हैव अ टॉक विद द पर्सन। ऐसी तो इसने पूरे पैसेज में कहीं बात नहीं करी थी कि बस जाके बात कर लो। आई ऑट टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। अगर आपको याद हो तो जब हम सेकंड पैसेज में आए थे तो उसने ऐसा कुछ प्लान की बात करी जाई थी, मस्ट होनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं इसको होल्ड पे रखता हूं, आगे देखता हूं। आई हैव टू रिंग अप द पर्सन एंड आस्क हिम हर ऑल द क्वेश्चन आई वॉन्ट टू। ऐसा कुछ था क्या कि उसने फोन ऑन की बात करी? और नहीं सर, वहां पे उसने मीडियम की बात करी थी, लेकिन यहाँ नहीं था। एस्टैब्लिशिंग गुड रैपोर्ट विद द पर्सन विल बी इनफ। अब एक बात बताता हूं, ये लाइन वहां दी तो है नहीं, ठीक है। अब क्योंकि रैपोर्ट दिया होता है, ये गलतियां अपनी पकड़ो, पैसेज सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। अब रैपोर्ट आपने देखा है, अच्छा रैपोर्ट देखा है तो तुम काफी लोग इसी को टिक कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर इस पैसेज पे आए वापस से तो आप चेक करिए, इधर उधर की बातें नहीं, आप सिर्फ चेक करिए पैसेज में क्या लिखा है। एडिक्वेट प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू इज मस्ट, केयरफुल प्लानिंग सेव्स नॉट ओनली टाइम बट ऑल्सो एनर्जी ऑफ बोथ पार्टीज। मतलब कहने का डायरेक्टली लाइन इसने नहीं लिखी है, लेकिन अगर आप ध्यान दें, आई ऑट टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू वेल इन एडवांस। मतलब अगर आप लेने वाले हो या देने वाले हो, दोनों को ही प्रिपेयर करना पड़ता है, और ये लाइन वहां पे लिखी नहीं है, आपको समझनी है। मैं चौथे क्वेश्चन में आता हूं, चौथे क्वेश्चन को समझो। फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूज इनेबल द इंटरव्यूअर टू, क्या होगा? अंडरस्टैंड शेड्स ऑफ मीनिंग नॉट रीडीली अवेलेबल इन रिटन रिस्पॉन्स, ऑब्जर्व द फिजिकल स्टैचर ऑफ द इंटरव्यू। ऐसा तो कोई नहीं था कि हम फिजिकल स्टैचर देखने वाले हैं, चलो फिर भी देख लेते हैं आगे। लिसन टू द वॉइस ऑफ इंटरव्यू डायरेक्टली, ऐसा भी नहीं था, कहीं पे वॉइस वगैरह की बात नहीं है। कंपेल द इंटरव्यूज टू एक्सप्रेस दियर ओपिनियन इन राइटिंग, ऐसा था क्या? बताइए, कहीं पे ऐसी कोई बात करी गई थी क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन ही है, अंडरस्टैंड शेड्स ऑफ मीनिंग नॉट रीडीली अवेलेबल इन रिटिंग एंड रिस्पॉन्स। लास्ट में ये चीजें दी गई हैं, पैसेज को देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑथर यूज्ड इंडिविजुअल ओपिनियन, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस एज एन एग्जांपल ऑफ। अब ये क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है, ये क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव डेटा अबाउट द इंटरव्यूज? नो।
इंटरव्यू का ऑब्जेक्ट ऑफकोर्स ये सब इतना चेक करना नहीं है, पैसेज के हिसाब से होता होगा, पैसेज के हिसाब से। एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट इररिलेवेंट टू द इंटरव्यू, कहीं पे भी उसने इररिलेवेंट डेटा की बात नहीं करी या कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं करी है पैसेज में। आप दोबारा पढ़िए पैसेज को, ऊपर था, आप जाके देख सकते हैं बैक करके। साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर टू अ गिवन इंटरव्यू, आगे लाइक्स एंड डिसलाइक कॉमन टू इंटरव्यूअर। देखो तुम्हारी लाइक और डिसलाइक कुछ भी हो, कॉमन सेंस से भी करोगे तो भी इसको अलग कर दोगे और वैसे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और पैसेज में तो दिया ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्या बचा? साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर टू गिवन इंटरव्यू। इज माय पॉइंट क्लियर? तो यहां पे आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो इस बात को याद रखना, जिनको दिक्कत है मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप आंसर्स को देख सकते हो। आई होप समझ में आया होगा कैसे पैसेज टैकल किया जाता है। अब मैं कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा और हम लोग इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पैसेज आपके सामने रखूंगा, प्रैक्टिस सेट 2, ध्यान से देखना। आई नो इट इज टेकिंग टाइम, आपको नहीं लगना चाहिए, बहुत सारे लोग बीच में छोड़ जाएंगे, अरे हमें तो सब आता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, भगवान आप सबका भला करे, आप बहुत सारे नंबर लाओ, बहुत अच्छे तरीके से पास हो। बट मेरा सेशन उन लोगों के लिए है जो गलतियां करते हैं, क्योंकि मैं पैसेज की ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कहां पे लोग गलतियां करते हैं, क्वेश्चन टैकल करने में कैसे गलतियां करते हैं। अभी लेवल धीरे धीरे भी बढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, जोड़ते हुए चलते हैं। लेकिन अब एक काम करते हैं, क्योंकि वो मैं कल दे चुका था, अब यहां पे हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं और आप कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला है पॉवर्टी ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, तो पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है स्टेट ऑफ इकोनॉमी को लेकर के, ये पहला क्वेश्चन है। व्हेन अ सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ अ सोसाइटी स्पेस अ बेयर सबसिस्टेंस लेवल दैट सोसाइटी इज सेड टू बी प्लॉट विद मास पॉवर्टी। ओके, अगला क्वेश्चन है, मास पॉवर्टी एग्जिस्ट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब यहाँ पे कुछ होगा वो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो मतलब यूरोप एंड अमेरिका जैसी कुछ चीजें वहां पे होंगी। अगला है इंडिया स्पेस फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ मास पॉवर्टी ड्यू टू फेलियर ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्री सफर जैसी बात होगी, देख लेंगे कैसा है। एंड लास्ट क्वेश्चन, स्पेस एंड देयर इज अ लैक ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन इंडिया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे या तो सारे इंडियंस सारे होंगे या कुछ होंगे, कुछ ऐसा ही होगा, है ना। चलिए अब एक बार पैसेज को देखते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं आसानी से। देखो पॉवर्टी की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ये सोसाइटी से रिलेटेड है ना, समाज से रिलेटेड है। अब हम इसको समझते हैं, पैसेज को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। लिखा है पॉवर्टी हैज इट्स ओन मीनिंग इन डिफरेंट पर्सन। ठीक है, पॉवर्टी गरीबी का अपना एक मीनिंग है अलग पर्सन के लिए। ऑफ कोर्स है, मान लो मैं एक पर्सन हूं, मैं 2 लाख रुपए महीने कमाता हूं, तो और मैं अभी 20,000 रुपए कमाने लगूं, 15,000 रुपए कमाने लगूं, तो मेरे लिए हो सकता है ये पॉवर्टी हो सकता है कोई आदमी सिर्फ 10,000 रुपए कमाता हो और उसके खर्चे 12,000 के, तो उसके लिए वो पॉवर्टी हो। ठीक है, तो ये वेरी कर सकती है। अगर मुकेश अंबानी को 2 लाख रुपए महीना की सैलरी दे दी जाए तो वो तो सुसाइड कर लेगा, वो करना नहीं चाहिए, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ठीक है, तो पॉवर्टी हैज इट्स ओन मीनिंग इन डिफरेंट पर्सन। देखो इस तरीके से भी समझते हो ना, तो आपकी लैंग्वेज खुद भी स्ट्रांग होती है। आगे पॉवर्टी, ओके, गरीबी और लगा है, मतलब इसी से जोड़ के कुछ देगा, चॉइस पे बात करेगा। और द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, ठीक है, मतलब गरीब होना, इज अ रिलेटिव टर्म, मतलब इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है। इट्स मीनिंग वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। इसकी मीनिंग वेरी करती है या कह दूं डिपेंड करती है द स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे, मतलब आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्टेट पे करती है। ऑफ कोर्स अब इंडिया में कोई 20,000 रुपए कमाता है तो भाई वो गरीब नहीं है, और वही बात अमेरिका में हो जाए तो मतलब वो भूख हो मर जाएगा। ओके, ये कहने का सेंस है इसमें। कैसा उसका स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य है। ठीक है, एक वो साइंस वाला भी होता है, सॉलिड लिक्विड वाली स्टेट। ठीक है, तो याद रखना स्टेट मतलब दशा भी होता है। आगे आते हैं, पॉवर्टी इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ सोशल फिनोमिना। पॉवर्टी क्या है, हमेशा से रही है, हर जगह रही है। अ सोशल फिनोमिना इन विच अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज अनेबल टू फुलफिल इवन इट्स बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या है कि जब पॉवर्टी होती है तो सोसाइटी का, समाज का एक ऐसा तबका होता है जो अपनी बेसिक नेसेसिटी को भी पूरा नहीं कर पाता या असमर्थ होता है उन्हें पूरा करने में। When a substantial segment of a society is deprived of minimum level of living, तो जब एक सब्सटेंशियल मतलब क्या होता है बताइए? सब्सटेंशियल मतलब होता है कंसीडरेबल। ठीक है, मतलब एक निश्चित तबका, एक निश्चितता जहां पे आ जाए। सेगमेंट ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, ऑफ अ सोसाइटी, किसी समाज का, इज अ डिप्राइव्ड ऑफ द मिनिमम लेवल, मतलब जो उसकी लिविंग के लिए मिनिमम लेवल है उससे वो डिप्राइव करे, दूर हो। एंड कंटिन्यूज एट अ बेयर
सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस मीन्स होता है द स्टेट ऑफ हैविंग जस्ट इनफ मनी फूड टू स्टे अलाइव। मतलब एक तरफ वो बात कर रहा है कि भाई आप मिनिमम लेवल को भी नहीं पार कर पा रहे, दूसरी तरफ ये बात कर रहा है एंड कंटिन्यूज टू बेयर, बेयर मतलब नंगा होता है, यहाँ पे बेयर एडजेक्टिव है, ठीक है। बेयर फुट होता है जैसे नंगे पैर, ठीक है, मतलब जब आपके ढका ना हो बॉडी के तौर पे अगर बात करी जाए तो ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव भी होता है, उसे जीरो इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब बेयर सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस मतलब क्या हो गया, सब्सिस्टेंस मींस हो गया द स्टेट ऑफ हैविंग जस्ट इनफ मनी, मतलब यहाँ पे आपके पास बस उतना है कि तुम जिंदा रह सको, इससे ज्यादा नहीं है, ना 1 रुपए ऊपर ना 1 रुपए नीचे। ऑफ कोर्स ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। दैट सोसाइटी सेड टू बी प्लॉट विद मास पॉवर्टी, प्लॉट मींस होता है सफरिंग फ्रॉम, तो सोसाइटी क्या कर रही है भाई, प्लॉट कर रही है, सफर कर रही है विद मास पॉवर्टी, एक बहुत मास मतलब बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है। लोगों को, जनसंख्या, रेस पे इसको वर्ड को यूज किया जाता है, ठीक है। लाइक इफ आई एम टीचिंग देन इट इज इंपैक्टिंग मास, तो यहाँ पे मास का मतलब वो हिंदी टर्म नहीं है, मास मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आगे कॉमा ऑल द पॉकेट ऑफ पॉवर्टी एग्जिट इवन इन डेवलप्ड कंट्री। अब पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी, पॉकेट्स मतलब क्या, यहाँ पे आपकी जेब से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पॉकेट्स मतलब हो गया एक सेक्शन, है ना। पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी एग्जिट, एक एग्जिस्ट करती है डेवलप्ड कंट्री में भी, मतलब जो बहुत ही डेवलप्ड है, अमीर है, वहां कंट्री में भी ये करती है, सच एज यूरोप एंड अमेरिका। और देखिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन भी आया था यूरोप एंड अमेरिका को लेकर के, कुछ याद है, बेसिक नेसेसिटी को लेकर के भी कुछ आया था ऊपर क्वेश्चन, याद करो, जोड़ोगे तो आ जाएगा, आंसर इसी से मिल जाते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, ये एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का मुद्दा है फॉर इंडियाज इकोनॉमी प्लानिंग, जो इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग है। दैट किसके लगा होगा, देखते हैं। दैट इवन आफ्टर मोर देन 60 ईयर्स, ओके, जो कि 60 साल की प्लानिंग के बाद भी, वैसे तो ज्यादा हो गए लेकिन इंडिपेंडेंस के 60 साल के बाद भी, ये प्लानिंग के बाद, इंडिया स्टिल सफर्स फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ मास पॉवर्टी। और यहाँ पे देखिए इंडिया के लेके क्वेश्चन और आया था पॉवर्टी को लेके। सो इंडिया अभी भी सफर करती है मास पॉवर्टी का। मास पॉवर्टी मतलब एक बहुत बड़ा तबका है जो गरीबी में है। पॉवर्टी इज अफेक्टिंग आवर माइंड, पॉवर्टी करता हमारे दिमाग को इफेक्ट करती है, ये सही बात है अगर आप इसको समझें थोड़ा सा। चलिए थोड़ा लीक सेट के बताता हूं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सर आप कहीं ना कहीं इरिटेटेड होगे, फ्रस्ट्रेटेड होगे, और आपका दिमाग इतना अच्छा नहीं होगा कि आप जो आपके पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें भी ले पाओ, ठीक है। अफेक्टिंग आवर माइंड, अफेक्टिंग आवर स्टेट, ओके, हमारी स्टेट को, स्टेट मतलब दशा, ये याद रखना, स्टेट मतलब दशा। यहां पे स्टेट ऑफ इकोनॉमी, यहां पे स्टेट समझना क्या है, दशा। अफेक्टिंग आवर स्टेट मतलब हमारी खुद की दशा को, हमारी जो अभी स्थिति है इसको, और कंट्री एंड द वर्ल्ड। ऑल्दो देयर वाज द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे कि अभी कोरोना ने कर दिया है एक, यहाँ पे कहने का मतलब है ऑल्दो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की क्राइसिस थी, इंडिया वॉज नॉट एज अफेक्टेड, इंडिया इतना अफेक्टेड नहीं था बाई इट एज वॉज द यूएसए, जितना कि यूएस था एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज थी। देखो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी इसमें बन नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि एक तरफ वो इंडिया की गरीबी की बात कर रहा है, फिर यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा है जहाँ पे गरीबी है, और गरीब होते हुए भी इसने बताया कि भैया इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी पूरी दुनिया में, तब भी इंडिया नहीं आया। ये होता है जब वो थोड़ा सा बचाव करना शुरू कर देता है, तब वो ऐसी लैंग्वेज का ऑथर एक ऐसी लैंग्वेज को यूज करता है। डिपेंड करता है आप किस पार्टी से, डिपेंड करता है आप किस कंट्री के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। आप एडिटोरियल पढ़िए, यही तो मजे हैं जानने के, किस तरीके से उसने शब्दों को घुमाया। आ गया, दिस इज बिकॉज ऑफ द पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। पैराडॉक्सिकल क्या होता है? सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी बट नॉनदलेस पॉसिबली ट्रू, मतलब जब आप कह सकते हैं कि जो सही नहीं है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इट इज रिटन बाई एक्सट्रीमली पॉवर्टी। तो रिटन मतलब चलाना, एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑन द वन साइड while it also has a thriving and growing economy on the other। अब याद करो ऐसा ही कोई सेक्शन दिया था डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कोई क्वेश्चन था कि एक तरफ तो भैया भयानक गरीबी है, दूसरी तरफ इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ऐसा ही कुछ था। तो अगर इस पैसेज में देखा जाए तो भाई इसने बताया कि पॉवर्टी का अपना अपना एक मतलब होता है जो डिपेंड करता है, जो स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है लोगों के, ठीक है। पॉवर्टी हर जगह रही है, हमेशा से रही है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं रही है, पूरी दुनिया में रही है किसी ना किसी सेक्शन में। डेवलप्ड इकोनॉमी भी इससे बची नहीं है। फिर उसने बात करा कि इंडिया में अभी भी इतनी ज़्यादा गरीबी है, तो ये 60 ईयर की प्लानिंग को थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। इसके बाद इसने दिखाया कि इंडिया के बहुत सारे लोग मास पॉवर्टी को सफ़र कर रहे हैं। पॉवर्टी जो गरीबी है वो हमारे दिमाग को भी अफेक्ट करती है, हमारे स्टेट को भी, दशा को, स्थिति को, ठीक है। और उसके अलावा फिर बात करी कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की, जहाँ इंडिया
लेस अफेक्टेड था कंपैरेटिवली यूएस एंड यूरोपियन कंट्री, एंड दिस इज बिकॉज पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। दूसरी तरफ उसने बात करी कि एक तरफ तो बहुत ज्यादा गरीबी और दूसरी तरफ ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इस तरीके से इसने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया। आई नो अगेन मैंने आपके समय लिया, लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को जोड़ना सीखते हैं तो सर एक समय आता है कि इतना पैसेज पढ़ने में 1 मिनट नहीं लगता, हम समझ जाते हैं। मैं आपकी गलतियां रिकॉग्नाइज कराना चाहता हूँ, ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जैसी चीजें आ रही हैं जोड़ना सिखाना चाहता हूँ। अब आप देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है पॉवर्टी कहां पे होगा, इज अ बर्डन ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। बिल्कुल नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं कि वो इकोनॉमी पे बर्डन है, यहाँ पे ऐसा बर्डन की कोई बात नहीं करी। बॉर्डर्स का तो सवाल ही नहीं है। एंड डज नॉट डिपेंड, ऐसा नहीं है, डिपेंड की बात है। पॉवर्टी डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ये हमारी लाइन थी। ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला भी था, हाईलाइट किया था इस पॉइंट को। क्या लिखा है, पहली लाइन पढ़ो, पॉवर्टी और द स्टेट ऑफ बीइंग पॉवर्टी इज रिलेटिव टर्म, इट मीनिंग वेरी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। मिल गया, डायरेक्टली नहीं मिलेगा। बचपन में होता था कि वो लाइन टू लाइन मिल गया, हमने लिख दिया। यहां ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। आगे आओ, लिखा है व्हेन अ सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ अ सोसाइटी अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल दैट सोसाइटी इज सेड टू बी प्लो विद मास पॉवर्टी। मैं आपको दिखाऊं ये कहां मिला था आपको, आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा। देखना, ऑलवेज सोशल फिनोमिना विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनेबल टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटी। ठीक है, और उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये देखिए लिखा है व्हेन अ सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इज डिप्राइव्ड ऑफ मीनिंग लेवल ऑफ लिविंग। दिख रहा है जहां पे मैंने आपको अभी अभी ये हाईलाइट किया, ये वाला पॉइंट देखो, सेड टू बी प्लो विद मास पॉवर्टी। मिल गया। अब इसी के बेसिस पे अगर आप इसको पढ़ो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा। और आप ये देखिए, व्हेन अ सब्सटेंशियल segment of a society is deprived of a bare subsistence level। subsistence की मैंने मीनिंग आपको क्या बताई थी, मैंने बताई थी the state of having just enough money food to stay alive, मतलब इतना पैसा जितने में वह जिंदा रह सके। कुछ याद आया? आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास पॉवर्टी एग्जिस्ट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब एक्सक्लूडिंग लगाऊं या इंक्लूडिंग लगाऊं, और इन पॉकेट्स ऑफ। आप सोचिए इसमें क्या लगाया जाए। अगर आपको बात करी जाए तो थर्ड कंट्री पे यहाँ पे एक्सक्लूड और इंक्लूड की बात नहीं थी, पॉकेट्स की बात थी। कुछ याद आ रहा है? जब डेवलप्ड कंट्रीज की बात करी जा रही थी लाइक अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, तो वहां पे पॉकेट्स ऑफ टर्म यूज हुई थी। बाकी सब गलत हो गए। आपको मैं पैसेज में भी दिखाता हूं, ये देखिए। देखिए यहां पे, although pocket of poverty exists even in the developed countries, Europe and America। बहुत इजी होते हैं, बट क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और भाई वो प्लीज दिमाग से हटा दो आप कि नहीं हम तो बस पढ़ लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको वर्ड टू वर्ड जाना पड़ेगा। आगे आते हैं। इंडिया सफर फ्रॉम, क्या लगाऊं, फ्री लगा दूं, सफर लगा दूं, फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ मास पॉवर्टी ड्यू टू द फेलियर ऑफ इट्स इकोनॉमी प्लानिंग 60 ईयर। कुछ याद आ रहा है? 2 बार बताया मैंने आपको, तो यहाँ पे ऑफकोर्स स्टिल सफर लगाएंगे और ये टर्म भी दी गई थी। आप मिलाइए, अपने आप को मैच करिए। यहाँ पे देखिए लिखा है इवन आफ्टर मोर देन 60 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस। आप क्या सोचते हैं? आपको एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपके सामने, एंड देयर इज अ लैक ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन इंडिया। तो बताइए इसमें क्या लगा दूं? अगर आप देखो, मैं आपको लास्ट के पैसेज में लाया, मतलब लास्ट में लाया, आप नीचे देखिए क्या लिखा है, इट इज रिटन बाय एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑन द वन साइड while it also has a thriving and growing economy on the other। ये लाइन आपको दिख रही है? अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या यहां पे जो जिस तरीके के आपके सामने ऑप्शन है, ऐसी कोई लाइन भी दी गई थी पूरे पैसेज में? सम इंडियंस आर रिच एंड पुअर, ऑल इंडियंस आर पुअर, यहां लिखा है सम इंडियंस आर रिच एंड सम पुअर। बात समझ आ गई? ये दोनों अलग अलग है, तो भाई दोनों के लिए अलग अलग लगाएंगे तो कौन सा आंसर बना? सीधी सी बात है ये कि मतलब एक सेक्शन बहुत ज्यादा पॉवर्टी पे है और दूसरे में अभी ग्रो कर रहे हैं। नहीं दिया लेकिन आंसर ऐसे मिला। ये होता है कॉन्टेक्स्ट को समझना, लाइन को समझना। अब जब आप इस पे काम करेंगे तो यू विल ग्रो। तो इसी के साथ मैंने आज आपको 2 पैसेज कराए। कल मैं आपको आईबीपीएस लेवल पे कुछ पैसेज कराऊंगा। आज जैसे कि मैंने आपको एसएससी लेवल पे कराया है, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, आंसर आपके सामने। वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई जरूर शेयर करो दोस्तों के साथ। बहुत मेहनत लगती है ऐसे एडिटोरियल्स बनाने में, ऐसे क्वेश्चंस को आपके सामने रखने में, प्रस्तुत करने में। किसी भी तरीके का डाउट हो
टू लेट मी नो। आप हमें सारे हमारे हैंडल्स पे मैसेज कर सकते हो। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।